देखिए बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो होता है वो समंग श्रेणी का एक प्रतिनिधित्व मूल्य होता है। यानी समंग श्रेणी का वह मूल्य जो श्रेणी के समस्त मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उस मूल्य को केंद्रीय मूल्य कहा जाता है। और इसीलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या केंद्रीय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की गणना करते हैं, और इसीलिए मीन, मोड, मीडियन निकाला जाता है। और भी कई तरह के माध्य होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्तिगत चर मूल्यों को अधिकतर उसके आसपास जमाव होता है। यानी यह वह माध्य होता है, वह मूल्य होता है जिसके आसपास सभी मूल्यों का जमाव रहता है। किसी समंग श्रेणी के लगभग समस्त इकाइयों का ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे हम सांख्यिकी माध्य कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख माध्य होते हैं, समांतर माध्य होता है जिसे हम x बार कहते हैं, बहुलक होता है जिसे हम z से प्रदर्शित करते हैं, और मध्य का जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों ही सर्वाधिक प्रचलित माध्य हैं जिनका प्रयोग अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा और भी तरह के औसत होते हैं, और भी तरह के माध्य होते हैं, जिसमें बात करें ऋणात्मक माध्य, ज्यामितीय माध्य यानी ज्योमेट्री मीन, हार्मोनिक मीन आदि होते हैं, जिनका प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों में या विशिष्ट आकलन में किया जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12th और आगामी क्लासों में। आपकी क्लास में बच्चों अभी केवल बेसिक बातों का वर्णन है, जिसमें हम बात करेंगे समांतर माध्य और मध्यका के बारे में। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में यही है कि यह समंग श्रेणी का वह केंद्रीय मूल्य होता है जो श्रेणी के समस्त मूल्यों का क्या करता है बच्चों, प्रतिनिधित्व करता है। इसी मूल्य को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सांख्यिकी माध्य। तो सांख्यिकी माध्य को 3 भागों में बांटा गया है, गणितीय माध्य, स्थिति संबंधी माध्य और व्यापारिक माध्य। ठीक है बच्चों, तो गणितीय माध्य 3 प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और द्विघाती माध्य, जिसमें हम केवल समांतर माध्य के बारे में ही इसमें चर्चा करेंगे। इसमें केवल हम समांतर माध्य के बारे में ही चर्चा करेंगे। वही स्थिति संबंधी माध्य में मध्य का होता है, बहुलक होता है जो स्थिति बताता है समंग श्रेणी की, और व्यापारिक माध्य, चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रथित माध्य होते हैं, जिनके बारे में हम आगामी कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अभी आपकी क्लास में केवल 3 ही चीज़ों के बारे में बताया गया है, 3 ही महत्वपूर्ण सांख्यिकी माध्य बताए हैं, मीन, मोड, मीडियन, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बच्चों समांतर माध्य के बारे में, जिसे अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। देखिए बच्चों, समांतर माध्य का जो सामान्य अर्थ होता है वो औसत होता है। यानी ये समंग श्रेणी के सभी मूल्यों का योग करके उसमें उन पदों का भाग देकर निकाला जाता है, इसलिए इसे औसत भी कह सकते हैं, समांतर माध्य भी कह सकते हैं। यह सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ गणितीय माध्य होता है जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये अपने आप में उत्कृष्ट होता है क्योंकि इसके परिणाम सही आते हैं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ सांख्यिकी माध्य होता है। साथ ही इसकी गणना करना भी आसान है। समांतर माध्य गणितीय माध्य में सर्वश्रेष्ठ माध्य होता है क्योंकि इसमें श्रेणी के समस्त मूल्यों का योग करके पदों की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया बच्चों, यानी एक प्रकार से ये औसत ही है, यानी सभी मूल्यों को जोड़ के सभी पदों का भाग दे दो, जो मूल्य प्राप्त होगा उसे ही हम समांतर माध्य या औसत कहेंगे। समांतर माध्य की अगर बात करें तो बच्चों समांतर माध्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सरल समांतर माध्य और एक होता है भारित समांतर माध्य, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं सरल समांतर माध्य किसे कहते हैं। नाम से पता चला है ऐसा समांतर माध्य जिसमें केवल औसत निकाली जाती हो, यानी जब समूह के समस्त पदों का योग करके उसमें समस्त पदों का योग करके और उसमें पदों का भाग दिया जाता है, उसे हम सरल समांतर माध्य कहते हैं। साथ ही इसमें श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है, चाहे वो कम हो चाहे अधिक हो, सबका योग करके निकाला जाता है। इसमें किसी मूल्य को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, सभी को समान महत्व दिया जाता है, इसलिए सरल समांतर माध्य कहते हैं। लेकिन ये इसका दोष भी है क्योंकि श्रेणी में कुछ मूल्य अधिक महत्व के होते हैं, कुछ मूल्य कम महत्व के होते हैं, इसीलिए भारी समांतर माध्य का प्रयोग किया गया। तो भारी समांतर माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व नहीं देता है, बल्कि ये वरीयता के आधार पर उन्हें क्रम प्रदान करता है। समूह की सभी पदों को समान महत्व देना भी गलत है, उनमें काफ़ी भिन्नता भी होती है, इसलिए पदों की आवश्यकता अनुसार महत्व दिया जाना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक पद को उसकी महत्ता इंपोर्टेंस के आधार पर वेटेड प्रदान करना चाहिए, इसलिए भारी समांतर माध्य की गणना की गई। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि समांतर माध्य की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक औसत मूल्य होता है, एक प्रकार का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय मूल्य होता है, सर्वश्रेष्ठ सांख्यिकी माध्य होता है और साथ ही सर्वश्रेष्ठ गणितीय माध्य होता है। समांतर माध्य का मतलब ही होता है, शाब्दिक अर्थ होता है औसत मूल्य निकालना। बच्चों समांतर माध्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य नाम से पता चलता है जो श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व देता है, उसे हम सरल समांतर माध्य कहते हैं। यानी यहाँ पे किसी प्रकार का वेटेड नहीं दिया जाता है, किसी भी मूल्य को अधिक या कम महत्व नहीं दिया जाता है, सभी को एवरेज दे लिया जाता है और फिर भाग दे दिया जाता है, यानी सभी का मूल्य जोड़कर भाग देकर एवरेज निकाल दिया जाता है।
यानी इसमें श्रेणी के समस्त मूल्यों को जोड़कर उनके पदों का भाग देकर निकाला जाता है, जिसे हम सरल समांतर माध्य कह सकते हैं या औसत मूल्य कह सकते हैं। लेकिन व्यवहार में अगर हम सभी मूल्यों को समान महत्व दे रहे हैं तो ये गलत है। इसलिए सभी मूल्यों को उनकी महत्वता के आधार पर, इंपोर्टेंस के आधार पर उन्हें वेटेड दिया जाना चाहिए, और इसीलिए हम प्रयोग करेंगे बाहरी समांतर माध्य के बारे में। तो चलिए दोनों माध्य पे बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जानते हैं आज हम सरल समांतर माध्य या हम कह सकते हैं समांतर माध्य की गणना। जब एक समंग श्रेणी के सभी मूल्यों का योग किया जाता है, योग करके उनमें पदों का भाग देकर जो निकाला जाता है उसे हम सरल समांतर माध्य कहते हैं। और इसमें श्रेणी के सभी मूल्यों को क्या दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, श्रेणी के सभी मूल्यों का योग करते हैं जिससे प्राप्त होगा सिग्मा एक्स, और उनमें उन सबको पदों का भाग देंगे यानी एन का भाग देंगे। जो भागफल प्राप्त होगा उसे हम साधारण समांतर माध्य कहेंगे और इसे एक्स चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो सरल समांतर माध्य नाम से ही पता चला है ऐसा समांतर माध्य जो श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व दे और श्रेणी के सभी मूल्यों को जोड़कर उसमें उनके पदों का भाग देकर निकाला जाता है, उस माध्य को ही हम सरल समांतर माध्य या साधारण समांतर माध्य कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ बच्चों सिग्मा का मतलब होता है योग, एक्स का मतलब होता है मूल्य, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और एक्स बार का मतलब होता है समांतर माध्य। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बन गया एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसकी गणना करते हैं। गणना करने की भी दो तरह की विधियां होगी, एक तो होगी प्रत्यक्ष विधि जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे, और एक होती है लघु विधि जिसे हम शॉर्टकट मेथड कहेंगे। तो कई बार गणना अत्यधिक बड़ी हो जाती है तो इसलिए लघु विधि का प्रयोग भी किया जाता है। आप चाहे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें चाहे लघु विधि का प्रयोग करें, आंसर जो आएगा वो दोनों में समान आएगा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा अगर हमें समांतर माध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए श्रेणियां तीन तरह की होती है, व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, अखंडित श्रेणी में कभी भी समांतर माध्य नहीं निकाला जाता है, इसलिए अखंडित श्रेणी को खंडित श्रेणी में निरूपित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्तिगत और खंडित के आधार पर ही हम समांतर माध्य की गणना करते हैं। तो यह फॉर्मूला क्या होगा, अगर श्रेणी व्यक्तिगत है तो वह सिंपल सी बात है, सभी मूल्यों को जोड़ देंगे और उनके पदों का भाग दे देंगे, जो मूल्य प्राप्त होगा वही साधारण समांतर माध्य होगा। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला भी ऐसे ही बनेगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। लेकिन अगर श्रेणी खंडित या अखंडित है तो वहाँ पर आवर्तियों का योग भी किया जाएगा, इसलिए आवर्तियों को मूल्य से गुणा करके सिग्मा एफ एक्स निकाला जाएगा, उनका योग निकाला जाएगा और फिर एन का भाग दिया जाएगा। तो खंडित अखंडित में जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा बच्चों, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। चलिए ये तो मैंने फॉर्मूले बताए, लेकिन हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालना सीखते हैं। तो सर्वप्रथम श्रेणी के समस्त मूल्यों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा सिग्मा एक्स। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम मूल्यों को किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। और जब हम सभी मूल्यों को जोड़ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सिग्मा एक्स प्राप्त होगा। जैसे बच्चों बात करें, जैसे x1 है, x2 है, x3 है, ये श्रेणी के मूल्य है। अगर मैं इनका योग करूंगा तो मेरा आएगा सिग्मा 1 2 3। ठीक है, और इस तरह से हम सभी मूल्यों को जोड़ते हैं। और इन मूल्य, ये कितने मूल्य हैं, 3, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से ये निकाला जाता है। तो सिग्मा एक्स में n का भाग दिया जाता है। तो यह फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, या हम कह सकते हैं समांतर माध्य बराबर मूल्यों का योग अपॉन पदों की संख्या। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, उदाहरण पे बात करते हैं। तो आपके सामने एक उदाहरण है, एक परिवार की 10 सदस्य, देखिए बात कर रहा है 10 सदस्यों की आय निम्नानुसार है, जो हमें नीचे दे रखी है। अतः आप इनका क्या निकालो, समांतर माध्य निकालो, औसत निकालो, औसत आय निकालो। ठीक है, अब परिवार में कोई 200 कमा रहा है, कोई 150 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 500 भी कमा रहा है, कोई 285 कमा रहा है, कोई 150 कमा रहा है, कोई 350 कमा रहा है, कोई 400, कोई 650, कोई 700 कमा रहा है। किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, लेकिन हमें एवरेज इनकम निकालनी है, समांतर माध्य निकालना है, यानी एक्स बार निकालना है। सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो इन सब का क्या करेंगे, इसको हमने क्या माना, एक्स माना, और इसका योग करेंगे तो हमारा क्या होगा, सिग्मा एक्स बराबर, तो देखिए 200, 150, 50, 500, 250, 150, 350, 400, 650, 700, ये सारा योग किया, कितना है हमारा 3100 आया। ठीक है, और एन कितने, 10 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एन कितने हो गए, 10। समांतर माध्य क्या होता है कि कुल का योग कर लो और उसमें एन का भाग दे दो। तो देखिए सबका योग कर लिया और पद कितने थे, 10 का भाग दे दिया, एवरेज निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही बनेगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। 3100 में आप 10 का भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, 310। यानी इस परिवार की 10 सदस्यों की जो औसत आय आएगी वो कितनी आएगी, हमारी 310 आएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यानी परिवार की जो औसत आएगी वो कितनी आएगी, 310 आएगी। चाहे कोई कम कमाए चाहे ज़्यादा कमाए, औसत दे रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ परिवार में एक सदस्य 700 भी कमा रहा है
और एक सदस्य मात्र 50 कमा रहा है, लेकिन एवरेज जो है वो 310 आ रही है। भारत में भी राष्ट्रीय के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय तो एवरेज के बेस पर निकाली जाती है, लेकिन कुछ कम भी कमा रहे, कुछ ज़्यादा भी कमा रहे, इस प्रकार ये विषमता देखने को मिलती है। इसलिए तो बाहरी समानता माध्य का प्रयोग किया गया, क्योंकि साधारण समानता माध्य सभी मूल्यों को समान महत्व दे रहा है, सभी व्यक्तियों की आय बराबर बता रहा है। ये आगे हम जब बाहरी समानता माध्य की गणना करेंगे बच्चों, तब इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो साधारण समानता माध्य आपको समझ में आ गया कि सभी मूल्यों का योग करके सभी पदों का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होगा वह औसत मूल्य ही समांतर माध्य कहलाएगा, साधारण समानता माध्य कहलाएगा, सरल समाध्य माध्य कहलाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। तो देखिए 2x यहाँ पे दे रखा है, 2, 5, 11, 8, 7, 10, 12, 4, 8, 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनका योग कर दो और पदों का भाग दे दो। तो देखो पहले पद गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इनका योग किया तो कितना है 70, और पद कितने हैं 10। 70 में 10 का भाग दिया, आंसर कितना आ गया 7 आ गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो देखिए ये x है, इसका योग क्या कहलाएगा, सिग्मा x, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, x का मतलब क्या होता है मूल्य, यानी मूल्यों का योग क्या कहलाएगा, सिग्मा x कहलाएगा। n का मतलब पदों की संख्या, x बार का मतलब समांतर माध्य। तो सिंपल सी बात, फॉर्मूला बन गया, कुल पदों के मूल्य योग, कुल पद मूल्यों के योग में कुल पदों की संख्या का भाग दे दिया। तो 70 में 10 का भाग दिया, आंसर कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसी को हमने न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब एक और उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित 5 श्रमिकों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करो। यहाँ पे मजदूरों के नाम दे रखे हैं, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, वर्कर डी, वर्कर ई, ऐसे 5 वर्कर है। इंपॉर्टेंट क्या है, मजदूरी निकालनी है हमें, औसत मजदूरी निकालनी है। तो देखो ए कमाता है 85, बी कमाता है 70, सी कमाता है 10, डी कमाता है 75, और ई की मजदूरी कितनी है 100। तो हमें इनकी क्या निकालनी है, एवरेज वेजेस निकालनी है। तो यहाँ वेजेज को हम क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स मान लेंगे, और सभी वेजेज का टोटल किया तो कितना आ गया, सिग्मा एक्स 340, क्योंकि एक्स का योग क्या कहलाता है, सिग्मा एक्स। या कुल मजदूरी कितनी है 340, और कुल मजदूर कितने हैं 5। तो जब कुल मजदूरी में कुल मजदूरों की संख्या का भाग दे देंगे तो औसत मजदूरी आ जाएगी, यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या बच्चों कितना दे रखा है 340, तो 340 में 5 का भाग दे दिया तो कितना आ गया हमारा 68 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब ये तो थे डायरेक्ट मेथड, जब संख्या इजी होती है तो हम इस तरह से इसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर संख्या बड़ी हो तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने में कठिनाई होती है, इसलिए वहाँ पर लघु विधि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आज तो कैलकुलेटर हो गए, लेकिन जब कैलकुलेटर नहीं थे या संख्या बड़ी थी और बिना कैलकुलेटर की दशा में आप कैसे सोल्व करोगे, इसलिए लघु विधि का प्रचलन आया। और परीक्षा में आपको लघु विधि का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ कैलकुलेटर आपके लिए अलाउ भी नहीं होगा। तो लघु विधि द्वारा समांतर माध्य निकालते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में और अखंडित या खंडित श्रेणी में x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, और यहाँ पे आ जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ पे गणना कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यक्तिगत श्रेणी में निकालते हैं कि जो भी x मूल्य दे रखे हैं उसमें से किसी एक मूल्य को अपन को कल्पित मूल्य मानना है, यानी a मानना है। फिर उस कल्पित मूल्य को x मूल्य में से घटाएंगे, जिससे प्राप्त होगा विचलन मूल्य, अंतर मूल्य, जिसे हम dx से दर्शाते हैं, यानी डिविएशन वैल्यू से दर्शाते हैं। और फिर उस विचलन मूल्य का योग करेंगे, जिसे हम कहेंगे dx, सिग्मा dx। और विचलन मूल्य के योग में फिर हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। यहाँ पर इसको स्पष्ट करना चाहूँगा, x बार का मतलब क्या होता है बच्चों, समांतर माध्य। a का मतलब होता है एज्यूम्ड वैल्यू, एज्यूम जो हमने माना है, यानी इसे माना गया मूल्य बोल दीजिए, कल्पित मूल्य बोल दीजिए। सिग्मा का मतलब योग होता है, x का मतलब मूल्य होता है, dx का मतलब हो गया विचलन मूल्य, अंतर मूल्य जो हमने निकाला है कल्पित के अंदर। तो इसका योग हो जाएगा और फिर पदों की संख्या का भाग दे देंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। व्यक्तिगत या असमूहीकृत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कीजिए। यहाँ पे हमारे सामने दे रखा है 2, 5, 8, 11, 7, 10, 12, 4, 8, 3, ये हमारे सामने x दे रखे हैं और पूछ क्या रहा है x बार निकालो। अब तक हम क्या करते थे, इनका योग कर लेते थे और पदों की संख्या का भाग दे देते थे। अब इसे लघु विधि से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको x के रूप में लिख दिया। इसमें से किसी भी एक मूल्य को आप कल्पित मूल्य मान सकते हैं। आप चाहे 2 को मान लो, आप चाहे 5 को मान लो, आप चाहे 8 को मान लो, 11 को, 7 को, 10 को, 12, 4, 8, 3, किसी को भी मान लो, सबसे आंसर समान आएगा। तो आप चाहे 2 से मान लीजिए, चाहे आप
3 से मान लीजिए चाहे 12 से मान लीजिए, लेकिन बच्चों की बात है ना, अगर सबसे छोटा मूल्य मान लोगे तो सारे प्लस में आएंगे, बड़ा मानोगे तो सारे माइनस में आएंगे, बीच का या कोई सा मान लोगे तो उसमें कुछ प्लस कुछ माइनस आएंगे। तो जैसे मैंने इसमें 7 को माना, ठीक है, या जरूरी नहीं है आप 10 भी मान सकते हैं, आप चाहे तो 11 भी मान सकते हैं, उत्तर वही आएगा। तो देखो बच्चों मैंने a बराबर कितना माना है यहाँ पे 7, a का मतलब क्या होता है एज्यूम्ड, ठीक है। अब x में से a घटेगा तो हमें प्राप्त होगा अंतर मूल्य, इसे हम बोलते हैं विचलन मूल्य, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिविएशन वैल्यू, और इसको फॉर्मूले में कैसे दर्शाते हैं, dx से दर्शाते हैं। तो x में से a गया तो dx प्राप्त होगा, क्योंकि मूल्य तो प्राप्त हो रहा है लेकिन ये अंतर वाला मूल्य, इसलिए इसको dx बोलते हैं। तो देखिए 2 में से 5 गया माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पे x कितना है 2, a कितना है 7, तो 2 में से 7 गया माइनस के 5, 5 में से 7 गया माइनस के 2, 8 में से 7 गया प्लस का 1, 11 में से 7 गया प्लस के 4, 7 में 7 गया तो 0, 10 में 7 गया तो प्लस के 3, 12 में से 7 गया प्लस के 5, 4 में से गया तो माइनस के 3, 8 में से 7 गया प्लस के 1, और 3 में से 7 गया माइनस के 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे प्लस और माइनस की संख्या योग करेंगे क्योंकि हमें तो सिग्मा dx निकालना है। तो देखिए माइनस की संख्या जोड़ोगे तो 14 आ रही है, कैसे, देखो 2 3 5 और 5 और 4 कितने आ रहे हमारे, सॉरी 2 के बाद 3, 2 3 5, 5 और 5 10 और 4 14, माइनस क्या आ रहे हैं, प्लस के जोड़ो 1 और 4 5, 5 3 8, 8 5 13 और 1 14, तो प्लस के 14 और माइनस के 14 का अगर आप योग करें तो प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को कट जाती है संख्या, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, तो हमारे यहाँ सिग्मा dx क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो देखिए a हमने कितना माना था 7, सिग्मा dx इसका योग आया 0, n हमारा कितना है 10, गिन लीजिए सारे 10 है, तो 0 में 10 का भाग देंगे। ध्यान रखना अगर 0 से कोई चीज गुना हो चाहे भाग हो हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। तो 0 में जब हम 10 का भाग देंगे क्या आया, 0 आया, तो यहाँ पे 7 प्लस 0 तो 7 ही आएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा 7 आएगा। अब समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य निकालेंगे, अगर लघु विधि द्वारा तो इस तरह से निकालेंगे। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। x बराबर 100, 150, 110, 90, 75, 120, 135, 140, 150, 165 दे रखा है। इससे पहले जो प्रश्न था वो आप लघु से की जगह आप प्रत्यक्ष से भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ समंक की संख्या छोटी थी, आप टोटल करके आराम से निकाल सकते थे। अगर आप इसका टोटल करोगे तो 70 आ रहा है, 70 में अगर आप 10 का भाग दोगे 7 आएगा। देख लीजिए, चाहे जैसे जोड़ लीजिए 2 5 7, 7 8 15, 15 11 26, 26 और अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 26 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो 4 और 3 33, 33 और 10 43, 43 और 12 45, 43 और 12 65, 65 और 4 65 और 4 कितना हो गया अपना 69, और 69 8 69 सॉरी दोबारा जोड़ते हैं, 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 8 15, 15 और 11 26, 26 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो ये हमारे हो गए 33, 33, 33 में 10 जोड़ेंगे 43, 43 में 2 जोड़े 45, 45 और 10 कितने हो गए हमारे 55, और 55 में अगर हम 4 जोड़ेंगे, 55 में 12 जोड़ लो तो 55 में 12 जोड़ोगे तो आपका हो गया 67, और 67 में 3 जोड़ोगे लो 70। ठीक है, तो ऐसे 70 में आप 10 का भाग दोगे, n बराबर कितना गया 7। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो x बराबर हमारा यहाँ पे कितना गया 7। लेकिन बच्चों अगर मान लो संख्या इतनी बड़ी दे रखी हो तो इसका टोटल करोगे फिर आप इसका भाग दोगे तो मुश्किल हो जाता है, तो इसे लघु से सोल्व करता है। तो वही यहाँ पे x बराबर हमने रख लिया, n वही 10 है। अब इसमें सब किसी भी एक मूल्य को कल्पित मूल्य मान सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप सबसे कम को मानोगे तो सारे प्लस में आएंगे, सबसे अधिक को मानोगे तो सारे माइनस में आएंगे, आप बीच का मान सकते हो, लेकिन आप किसी को मानोगे तो उत्तर वही आएगा। तो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 100 को मान लिया, ठीक है। तो देखिए 100 में से 100 गया, x में से a गया, है ना, a हमने माना 100, तो 100 में 100 गया 0, 150 गया प्लस के 50, 110 गया 110 में 100 गया तो प्लस के 10, 90 में से गया तो माइनस के 10, 75 में गया तो माइनस के 25, 120 में गया तो प्लस के 20, ये लो निकल गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या कितनी आ रही है 35, प्लस की इतनी आ रही है 270, तो हमारा जो सिग्मा dx का योग आएगा वो 235 आएगा। फॉर्मूला यूज करते हैं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो सिग्मा dx का मान कितना दे रखा है 235, n कितना दे रखा है 10, 235 में 10 का भाग देंगे 23.5, a बराबर 100 था, आंसर आ गया 123.5। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा। जबकि अगर हम इसका टोटल करते हैं फिर इसमें भाग देते हैं 10 का तो गणना थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब खंडित श्रेणी में हमने समांतर माध्य निकाला, इसके लिए अब बात करते हैं खंडित श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में तो हमने निकाल लिया, प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, x को f से गुणा कर देंगे जिससे प्राप्त होगा सिग्मा fx, और उसका योग हो जाएगा तो सिग्मा fx प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, आवर्ती का योग करेंगे जिसको हम सिग्मा f या n कहेंगे, और फिर सिग्मा fx में n का भाग दे देंगे, ये लो हमारा x बार निकल जाएगा। लघु विधि से हमें निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें x में से किसी एक मूल्य को कल्पित मूल्य मानना है यानी a मानना है,
फिर उस कल्पित मूल्य को x में से घटाएंगे जिससे हमें विचलन मूल्य प्राप्त होगा dx, और फिर विचलन मूल्यों का योग करेंगे, विचलन मूल्यों को उनकी आवर्तियों से गुणा करेंगे और फिर योग करेंगे जिससे एफ डी एक्स प्राप्त होगा, सिग्मा एफ डी एक्स प्राप्त होगा। और फिर उसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का भाग दे देंगे, यानी एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। अब आप देखो बच्चों, इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, या एफ एक्स है या डी या सॉरी वहाँ पे एफ डी एक्स हो गया और यहाँ पे हमारा क्या एफ एक्स था, क्योंकि यहाँ लघु विधि में अपन क्या करें, विचलन मूल्य निकाल रहे इसलिए डी एक्स आ गया। यहाँ पे विचलन मूल्य नहीं निकाल रहे, डायरेक्ट कर रहे थे इसलिए आ गया। एफ को दोनों से गुणा करना है, अगर विचलन मूल्य है तो विचलन मूल्य से गुणा कर दो, और अगर साधारण जो मूल्य है उसी से गुणा करो तो सिग्मा एफ एक्स आएगा। बाकी फॉर्मूला एज इट इज है, ठीक है। कल्पित मूल्य का प्रयोग करते हो तो जब घटता है तो सूत्र में वो जुड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे एक को हम घटाते हैं इसलिए यहाँ जोड़ते हैं। ये भी एक खास बात है गणित की, ठीक है बच्चों। तो एक प्रश्न देखते हैं, x बराबर 4, 6, 8, 10, 12, 14, f बराबर कितना दे रखा है 2, 3, 5, 7, 2, 1। ये हमारी क्या है, खंडी श्रेणी। खंडी श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें x f दोनों। अब मुझे क्या निकालना है, x बार निकालना है। तो सिंपल सा डायरेक्ट मेथड में क्या करना है कि आपको x को f से गुणा कर दो। तो देखिए 4 2 को किया तो 4 दूनी 8, 6 3 18, 8 5 40, 10 7 17 70, 12 कम यहाँ पे 12 दूना 24 है, 12 दूना 24 और 14 एकम 14। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 174 आ गया, और n बराबर हमारा कितना है 20 है, ठीक है बच्चों। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है, करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना है 174, एन कितना है हमारा यहाँ पे 20 है। तो चलिए भाग दे देंगे इसका, एन यहाँ पे 20 होगा, कैसे इन सब का टोटल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 174 में 20 का भाग देंगे, हमारा आंसर आएगा 8.7, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स का सिग्मा एफ बोल दीजिए या एन कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। अब तक तो हम क्या करते पद गिनते थे, यहाँ पे एफ का मतलब पद ही होता है। कैसे, मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 4 की आवृत्ति 2 बार हो रही है, 6 की आवृत्ति 3 बार हो रही है, 8 की आवृत्ति 5 बार हो रही है, 10 की आवृत्ति 7 बार हो रही है, 12 की आवृत्ति 2 बार हो रही है, और 14 की आवृत्ति 1 बार हो रही है, ठीक है बच्चों। इसलिए यहाँ पर सिग्मा एफ बोल दो या एन बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पर जो एन होता है वो सिग्मा एफ ही होता है, यानी आवृत्तियों का योग होता है, ठीक है। बाकी एफ एक्स है तो इसका योग करके इसमें भाग दे देंगे, ये हमारा आंसर आ गया 8.7। अब इसी प्रश्न को अगर हम शॉर्टकट से करें तो कुछ नहीं करना है, एक्स एफ एज इट इज रहेगा। इसमें से हम कल्पित मूल्य मानेंगे। कल्पित मूल्य हमेशा x में से माना जाता है, f में से नहीं माना जाता है। कल्पित मूल्य मूल्य में से माना जाएगा, आवर्ती में से थोड़ी माना जाएगा, क्योंकि आवर्तियां तो x को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। मैंने कहा कि अगर आप 4 को मानोगे तो सारे प्लस में आएंगे, 14 को मानोगे तो सारे माइनस में आएंगे, बीच का मान लो तो कुछ प्लस कुछ माइनस में आएंगे, जिससे गणना ईजी हो जाएगी, बड़ा नहीं बनेगा फॉर्मूला ना, मतलब गणना बड़ी नहीं होगी। तो देखिए मैंने मान लिया 8 को, ठीक है। तो a बराबर क्या लिखा बच्चों, 8 लिखा। x में से a घटाएंगे तो प्राप्त होगा विचलन मूल्य, डिविएशन वैल्यू या डिफरेंस वैल्यू, इसको हम dx से दर्शाएंगे। x यहाँ पे कितना है 4, a कितना है 8, तो 4 में से 8 गया माइनस के 4, 6 में से 8 गया प्लस के माइनस के 2, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 8 गया प्लस के 2, 12 में से 8 गया प्लस के 4, 14 में से 8 गया प्लस के 6। आ गया समझ में यहाँ तक। अगर आप 4 को मानोगे तो भी उत्तर वही आएगा, 6 को मान लो तो भी उत्तर आएगा, कुछ भी मान लो उत्तर वही आएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब dx को f से और गुना करना है, यह आ जाएगा हमारा एफ डी एक्स। इससे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में f होता नहीं था, इसलिए डायरेक्ट सिग्मा dx करके हम फॉर्मूला यूज करते थे, बस यहाँ पे f आ जाएगा। तो f को dx से गुणा करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 माइनस का 6 2 3 दूनी 6 माइनस का 5 को 0 से गुणा करेंगे 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या गुणा हो या भाग हो 0 ही आता है। 7 को 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, और 6 को 1 से गुणा करेंगे 6। चलिए तो यहाँ पे प्लस माइनस देख ली तो माइनस के कितने आ रहे हैं 14, और 14 में 14 गया, और ये बच गया 8 से 14 प्लस के आ गया, तो सिग्मा एफ डी एक्स कितना हो गया हमारा 14 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है बिल्कुल। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए का मान हमने कितना माना 8 माना, सिग्मा एफ डी एक्स हमारे पास कितना आ रहा है 14 आ रहा है, और एन हमारे पास कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो इसका भाग देंगे, ये हमारा आ गया आंसर 8.7 आंसर। तो उत्तर आप चाहे प्रत्यक्ष से कर लो चाहे लघु से कर लो, आंसर एक ही आएगा। अब बच्चों अखंडित श्रेणी में हम क्या निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। अखंडित श्रेणी की मान्यता रही है कि आवर्तीय वर्गांतरों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित होता है, या फिर मूल्य कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि अखंडित श्रेणी एक सतत श्रेणी होती है जिसमें जो भी मूल्य होता है वो अनिश्चित होता है, कोई सा भी हो सकता है। इसलिए अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हमें उसका मध्य बिंदु निकालकर उसे खंडित में बदलना होगा। इसलिए हमेशा अखंडित श्रेणी को खंडित में बदलना होता है, और इसके लिए हमें x मूल्य चाहिए, मध्य बिंदु चाहिए, मध्य मूल्य चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मध्य मूल्य निकालकर x निकालेंगे और फिर उसे खंडित में बदलकर समांतर माध्य निकालेंगे, और फॉर्मूला वही प्रयोग करेंगे, वही विधि का प्रयोग करेंगे जो हम खंडित में किया करते थे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आपके सामने क्या दे रखा है, अखंडित श्रेणी दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये अखंडित है, और ये f दे रखा है।
अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी किसको कहते हैं? जिसमें वर्ग और f दे रखा हो। पूछ क्या रहा है? x बार, और हम निकाले प्रत्यक्ष विधि से। लेकिन आपको मैं बता दूं, कभी भी अखंडित श्रेणी से समांतर माध्य नहीं निकलता है, इसलिए हमें मध्य मूल्य निकालना होगा, उसे खंडित में बदलना होगा। और खंडित किससे कहते हैं? जिसमें क्या हो? x और f हो। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है? खंडित श्रेणी निकालनी है। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं करना, एज इट इज उतारना है। यहाँ पे n निकल जाएगा 73। अब इसको हमने क्या बताना? x निकालना है। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2/2, यानी मध्य मूल्य निकालना है। तो 0 और 10, 10 में 2 का भाग दिया 5 आया। 10 प्लस 20 कितना आया? 30, 30 में 2 का भाग दिया 15 आया। 20 और 30 कितना आया? 50, 50 में 2 का भाग दिया 25 आया। 30 से 40 70, 70 में 2 का भाग दिया 35 आया। 40 में 50 जोड़ा 90, 90 2 का भाग दिया 45 आया। 50, 60, 110, 10 में 2 का भाग दिया 55 आया। 60, 70, 130 2 का भाग दिया 65 आया। आप ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका बताता हूँ। इसका भाग दिया 5 है, बताओ इन सब में अंतर कितने का आ रहा है? 10, 10 का आ रहा है। तो बच्चों आपको क्या करना है? इनमें भी 10, 10 का अंतर आएगा। देखिए 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखो 60 और 70 कितना हुआ? 130। 130 में 2 का भाग दिया कितना आया? 65 आया। तो जब हमारा शुरू का और लास्ट का सही है, इसका मतलब हमारी गणना सही है। अब क्या करना है? व्यक्तिगत में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक्स को एफ से गुणा कर दो तो एफ एक्स आ जाएगा, और उसका योग कर दो तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया? 2115। एन फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 2115/73 बराबर कितना गया? 28.97 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए बच्चों, अब इसी प्रश्न को हम शॉर्टकट से करते हैं। यहां पे हम इसका क्या निकालेंगे? एक्स निकाल लिया। अब इसमें इसका तो रोल ही नहीं रहा, खत्म हो गया काम। एक्स और एफ आ गया। एक्स में सब किसी एक मूल्य को कल्पित मूल्य मान लेंगे। मान लो हमने मान लिया 55 को। ठीक है बच्चों, तो 5 में से 55 गया। चलिए सॉरी 55 नहीं, यहाँ पे 35 को मानेंगे। ठीक है, चलिए हमने यहाँ मान लिया 35 को। ठीक है बच्चों, तो देखिए 5 में से 35 गया माइनस के 30, 15 में से 35 गया माइनस के 20, 25 में से 35 गया माइनस के 10, 35 गया 0, 45 में गया प्लस के 10, 55 में गया प्लस के 20, 65 में गया प्लस के 30। ठीक है, dx आ गया, इसको गुना कर देंगे, एफ डी एक्स आ गया, इसका योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस के 440 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। 440/73, तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 6.027, और 35 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 28.972 आ जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट आ गया, वही आंसर आ रहा है। लेकिन बच्चों अखंडित श्रेणी में जब प्रश्न इतना बड़ा हो जाता है तो हम इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य की गणना। ये समांतर माध्य ज्ञात करने की अति लघु विधि है। लघु तो हमने पढ़ ली, अब ये और भी अति लघु विधि है। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब अखंडित श्रेणी में जो वर्ग दिए गए हैं उनमें जो वर्गांतरल है अगर वो समान है तो हम स्टेप डिविएशन मेथड के द्वारा इसको और सोल्व कर सकते हैं, गणना इजी कर सकते हैं। पद विचलन विधि का प्रयोग करके हम लघु रीति को और सरल बना सकते हैं, और इसके लिए कुछ नहीं करना है कि हमें क्लास से एक्स निकालना है, मध्य मूल्य निकालना है, और फिर उसे खंडित में बदलना है। फिर एक्स में से ए मूल्य को घटाकर डी एक्स निकालना है, जो हम निकाल देते हैं एक्स माइनस ए बराबर डी एक्स आ गया। और फिर हम dx में dx का जो वर्ग अंतराल है वो i निकालेंगे, और फॉर्मूला उस dx में i का भाग दे देंगे, जिससे d डॉट x या पद विचलन मूल्य प्राप्त होगा। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, x में से एक हटा दो विचलन मूल्य आ गया, और उसमें अगर i का भाग देंगे तो इसको पद विचलन मूल्य बोलेंगे, यानी पदों में जो वर्ग अंतराल है उसका भाग दे देंगे, और फिर इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार का मतलब क्या हो गया? समांतर माध्य, ए का मतलब कल्पित मूल्य, सिग्मा एफ डी डॉट एक्स का मतलब हो गया पद विचलन मूल्य तथा उनकी आवर्तियों की गुणनफल का योग क्या कहलाएगा? सिग्मा एफ डी डी एक्स एफ डी डॉट एक्स कहलाएगा। एन का मतलब क्या हो गया? पदों की संख्या हो गई, एन का मतलब पदों की संख्या हो गई, और यहाँ पर आई का मतलब क्या हो गया? वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आई का मतलब क्या हो गया? वर्ग अंतराल हो गया। तो एक प्रश्न को देखते हैं। निम्न आवर्ती वितरण से पद विचलन रीति के आधार पर समांतर माध्य की क्या करो? गणना कीजिए। यहाँ पे क्लास कितना दे रखा है? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। एफ दे रखा है हमारे सामने। आइए तो यह देखिए क्लास हो गई, एफ हो गई, एक्स निकाल लेंगे, एक्स आ गया। अब देखिए 20 और 30, 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 30 और 40, 70, 70 में 2 का भाग दिया 35, 40, 50, 90, 90 में 2 का भाग दिया 90 में 2 का भाग दिया 45। इस तरह से निकालेंगे। देखो 70, 80, 150, 150 में 2 का भाग दिया 75। सब में 10-10 का अंतर आ रहा है, तो देखिए हमारे एक्स में भी 10-10 का अंतर आ रहा है। अब हम पर को क्या कहना बच्चों? dx निकालना है। तो हमने यहाँ पे ए को माना, देखिए जैसे हमने ए मान लिया 55,
25 में से 55 गया माइनस के 30, 35 में से गया माइनस के 20, 45 में से गया 10, 55 में 55 गया 0, 65 में 55 गया प्लस के 10 और 75 में से 55 गया तो प्लस के 20। अब तक हम क्या करते हैं, dx को f से गुना करके fdx करते हैं, लेकिन यहाँ पे और शॉर्ट करना है। अब बच्चों देखो इन सभी वर्गांतरों में अंतर कितने का आ रहा है, 10-10 का आ रहा है, सब में 10-10 का आ रहा है, इसलिए हमारा i कितना होगा, 10 होगा। d डॉट एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस dx में i का भाग दे देंगे। तो देखो 30 में 10 का भाग दिया माइनस का 3, माइनस के 20 में 10 का भाग दिया तो माइनस के 2, माइनस के 10 में 10 का भाग दिया तो प्लस का 1, माइनस का 1, 0 में 0 हो जाएगा, प्लस के 10 में 10 का भाग दिया तो प्लस का 1, प्लस में 10 में 20 का प्लस 20 में 10 का भाग दिया तो माइनस के 2 आ गए। अब ये इजी हो गया। अब इसको dx से गुना f से गुना कर दो, इसलिए आ जाएगा fd डॉट एक्स। तो देखिए 10 को माइनस 3 से किया तो माइनस का 30, 25 को माइनस 2 से किया तो माइनस के 50, 30 को माइनस 1 से किया माइनस के 30, 20 को 0 से किया 0, 10 को माइनस के 1 से किया प्लस के 10 और 5 को माइनस के 2 से किया प्लस के 2 से 10 प्लस के 2 से किया तो प्लस के 10 आ गया। अब इसका योग करेंगे तो सिग्मा एफ डी डॉट एक्स आ जाएगा माइनस के 90। चलिए अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डॉट एक्स अपॉन एन इंटू आई। यहाँ पर इसको कैसे करेंगे तो देखिए 55 आ गया, ये हमारा माइनस के 90 इंटू 100, इसको गुना करेंगे 900 आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 900 में 100 का भाग देंगे 9 आ जाएगा और 55 में से 9 कट जाएगा तो 46 आ जाएगा। तो इस तरह से ये निकाला जाता है। समझ में आ गया? तो देखो बच्चों मैं आपको सारे फॉर्मूले समझाता हूँ। देखो समांतर माध्य को किससे दर्शाते हैं, एक्स बार से। एक्स बार में क्या करना है, सभी मूल्यों को जोड़ दीजिए और उसमें एन का भाग दे दीजिए, ये व्यक्तिगत हो गया। अगर खंडित है तो कुछ नहीं करना, एक्स बार वो का वो ये आवर्तियों को उनके मूल्यों से गुणा करके उसका योग कर लेंगे जिसे हम एफ एक्स बोलते हैं और उसमें एन का भाग दे देंगे, ये लो हमारा खंडित हो गया। अखंडित से नहीं निकलता है उसको खंडित में बदलना होता है। ये तो रही प्रत्यक्ष विधि। अगर हम लघु विधि का प्रयोग करते हैं तो x बराबर a बराबर सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अब यह डी क्यों आ रहा है, क्योंकि विचय मूल्य निकाला जाता है। खंडित में भी यही एज इट इज फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे कुछ ही नहीं करना, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएगा और अपॉन एन, क्योंकि dx मूल्यों को f से गुणा करता है। वही अगर हम पद विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पे निकलेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डॉट एक्स अपॉन एन इंटू आई। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना अखंडित श्रेणी में ही पद विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है, खंडित अखंडित में नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पे विचलन मूल्य दिया होता है, वर्ग दिया होता है और इसलिए हम उसका वर्ग अंतराल का प्रयोग करके निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 46। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं बाहरी समांतर माध्य। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सरल समांतर माध्य का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि यह श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व देता है, लेकिन व्यवहार में सभी मूल्य बराबर नहीं होते हैं। इसलिए बाहरी समांतर माध्य उनके महत्व के आधार पर उन्हें भार देता है और उसी के आधार पर वेटेड अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है। तो सरल समांतर माध्य का सबसे बड़ा दोष क्या है बच्चों, कि यह श्रेणी के सभी मूल्यों को क्या देता है, समान महत्व देता है, जबकि व्यवहार में सभी मूल्यों का महत्व अलग अलग होता है, क्योंकि श्रेणी में कुछ मूल्य अधिक महत्व के होते हैं, कुछ मूल्य कम महत्व के होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पद को मूल्य को उनकी महत्व के आधार पर हमें क्या देना चाहिए, भार देना चाहिए, वेट देना चाहिए और उसी के आधार पर हमें उसका औसत निकालना चाहिए, जिसे हम कहेंगे बाहरी समांतर माध्य। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों बाहरी समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम श्रेणी के मूल्यों यानी x को उनके भारों से यानी w से गुणा करेंगे और फिर उनका योग करेंगे, जिससे प्राप्त होगा सिग्मा wx। फिर भारों का योग करेंगे जिसका योग होगा सिग्मा w और फिर निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे सिग्मा wx अपॉन सिग्मा w। यहाँ पे भारी समांतर माध्य को बच्चों दर्शाया जाता है x बार w। देखिए x बार का मतलब क्या होता है, साधारण समांतर माध्य, और x बार w का मतलब होता है भारी समांतर माध्य। ये आपको ध्यान रखना है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल्य को पहले भार से गुणा करना, दूसरे मूल्य को दूसरे भार से गुणा करना, तीसरे मूल्य को तीसरे भार से गुणा करना। जितने भी मूल्य दे रखे उनको उनके भारों से गुणा कर दो और योग कर दीजिए, नीचे सभी भारों को योग कर दीजिए और ये फॉर्मूला बना लो, चाहे ये बना लो, एक ही बात है। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। साथ ही यहाँ पे x बार w का मतलब क्या हो गया, बाहरी समांतर माध्य, सिग्मा w x का मतलब हो गया मूल्यों तथा उनके भारों के गुणनफल का योग और सिग्मा w का मतलब हो गया भारों का योग। तो भारी समांतर माध्य की गणना करते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल दे रखी है, फ्यूल पे कितना दे रखा है इंडेक्स, यानी x दे रखा है 352, क्लॉथ पे 220, राइस पे 230, वीट यानी गेहूं पर 160 और रेंट किराए पर 190 दे रखा है। इनका भार दे रखा है कि यहाँ पे 40, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5 दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आइटम इससे हमें मतलब ही नहीं है, इसको हम मान लेंगे x और ये सारे भार कहलाएंगे w। इसको आपस में गुणा कर देंगे, आ जाएगा wx। इसका योग करेंगे तो सिग्मा xw आ जाएगा और वेट का योग कर लेंगे, जैसे वहाँ पे n करते थे यहाँ पे सिग्मा w लिखेंगे
और ये आ गया 75। एक्स बार डब्ल्यू बराबर सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, यानी 20,990 में 75 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 279.86। तो इस तरह से भारी समांतर माध्य निकाला जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, सरल समांतर माध्य, भारी समांतर माध्य की गणना समझ में आ गई। समांतर माध्य सर्वश्रेष्ठ गणितीय माध्य होता है और ये अपने आप में एक औसत मूल्य होता है। समांतर माध्य की गणना दो तरह से की जा सकती है, सरल समांतर माध्य के रूप में और भारी समांतर माध्य के रूप में। भारी समांतर माध्य में मूल्यों को उनके महत्व के आधार पर भार दिया जाता है, जबकि सरल समांतर माध्य में सभी को समान क्रम समान महत्व दिया जाता है। वही हर प्रश्न को सोल्व करने के लिए दो तरह की विधि होती है, प्रत्यक्ष और लघु। साथ ही हमने स्टेप डिविजन मेथड के बारे में चर्चा करी आज। स्टेप डिविजन मेथड का प्रयोग एक अखंड श्रेणी में किया जा सकता है और यह श्रेणी का एक अति लघु रूप होता है, जिसके माध्यम से हम गणना को और आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। इसी के साथ पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में हम बात करेंगे मध्यिका के बारे में, स्थिति संबंधी माध्य के बारे में।